सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे बेलारूस की अशांति पर। देखेंगे कि बेलारूस में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से बेलारूस इतना अशांत हो गया है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत चीन सीमा तनाव पर आए एक अपडेट पर, और यह अपडेट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलारूस की अशांति पर। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक मैप है और यह मैप है यूरोप का। इसमें पूरब की ओर अगर देखेंगे तो हमें एक देश दिखाई देगा, इसका नाम है बेलारूस। यह जो देश है, इसका जो जियोपॉलिटिक्स है वो तभी हम समझ पाएंगे जब इसके पास वाले जो देश हैं इनको थोड़ा सा हम देखें। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, एक और मैप दिखाऊंगा, लेकिन इसको भी थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर बेलारूस के अगर दक्षिण में देखेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड। वहीं उत्तर की ओर अगर देखेंगे और उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो लिथुआनिया और लाटविया, वहीं रसिया लिखा दिखाई देगा। और ये जो देश है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दूसरा जो इमेज है वह देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति आपको खड़े दिखाई देंगे, और यह जो व्यक्ति हैं इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। यह कोई सैनिक के आदमी नहीं है, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह बुलेट प्रूफ जैकेट और राइफल के साथ जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यह हैं आपके बेलारूस के राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं अशांति ज़्यादा है, और इस अशांति की वजह से कई चीज़ें अब जो है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव का कारण बन सकती है। अब और एक जो है कि आप मैप देख लीजिए बेलारूस का। यहाँ पर देख रहे होंगे जितने देशों का हमने नाम बताया वो सभी देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बेलारूस की अशांति फैलती है, ज़्यादा लंबी खिंचती है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यह जो पड़ोस के जो देश हैं यहाँ पर भी दिखाई देगा। आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। बेलारूस का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका आधिकारिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। ये पूर्वी यूरोप का स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से लगती है। इसका जो क्षेत्रफल है, उसके टोटल एरिया का लगभग 40% एरिया पर क्या है? वनों का विस्तार है। इसकी राजधानी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वह मिन्स्क है, और मिन्स्क जो है कि जाना जाता है कुछ और चीज़ों की वजह से, जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा। यहाँ की जनसंख्या में 83.7% लोग बेलारूस के हैं, 8.3% लोग रूसी समुदाय के हैं। तो जो रूसी समुदाय के लोग हैं, इनका जो बात है ये हम आगे करेंगे, इसलिए मैंने इनका परसेंटेज आपको बता दिया। बेलारूस पहले सोवियत संघ का भाग था, जैसा कि आपको पता भी होगा, और इसने 22 जुलाई 1990 को अपनी आज़ादी की घोषणा की। और जब आज़ादी की घोषणा की तब इन्होंने जो नाम रखा था वह था बेलारूसी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बाद में इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर दिया, और नाम क्या परिवर्तित किया? रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। तो वर्तमान में क्या है? रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। अब देखिए, जब यह सोवियत संघ का भाग था तो कहीं ना कहीं आज भी जो इनकी पॉलिटिक्स जो होगी उसमें सोवियत संघ के कुछ जो है कि प्रभाव दिखाई, और ये जो प्रभाव दिखाई देंगे यह हमें समझने जरूरी है। यहाँ 3 नदियाँ का प्रवाह दिखाई देता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी इसकी समझ लीजिए, क्योंकि इनका नाम पूछा जा सकता है। तो 3 नदियों का जो प्रवाह दिखाई देता है, इसमें एक नदी है नेमान, दूसरी है प्रिप्याट,
तीसरी है नीपर। नेमान जो नदी है पश्चिम की ओर बहते हुए बाल्टिक सागर की एक भाग क्यूरूनियन लैगून में गिरती है, जबकि प्रिप्याड नदी पूर्व दिशा में बहती हुई नीपर में मिल जाती है और नीपर दक्षिण की ओर बहते हुए काला सागर में गिरती है। कई बार क्या होता है, जब कोई देश की सूचना आती है तो उसकी उन खबरों को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने नदियों का भी जिक्र कर दिया। एक चीज़ का और जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा, जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी, तो यह घटना हुई थी यूक्रेन में। तो यहाँ पर जो रेडिएशन फैला था, उस रेडिएशन की वजह से बेलारूस में भी इम्पैक्ट पड़ा था और लगभग बेलारूस का 20% एरिया क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विक्टन के 3 वर्ष बाद 1994 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस की सत्ता हासिल की, जिन्हें यूरोपीय महाद्वीप में अंतिम यूरोपियन तानाशाह के रूप में जाना जाता है। अर्थात अलेक्जेंडर लुकाशेंको वर्तमान में एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको अंतिम यूरोपियन जो है कि तानाशाह के रूप में जाना जाता है, अर्थात डिक्टेटर की इनकी भूमिका है। और इन्होंने सत्ता कब प्राप्त की थी, 1994 में, और आज भी यही क्या है, राष्ट्रपति हैं। आप समझ सकते हैं कि यह जो लगभग आपका 26 वर्ष का कार्यकाल है, कितना बड़ा कार्यकाल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का मुख्य जो राजनयिक और वाणिज्यिक साझेदार है वह रूस है, लेकिन रूस के साथ भी हमेशा संबंध इनके अच्छे नहीं रहते हैं। कारण यह है कि दोनों देश एकीकरण के लिए जो है कि प्रयास कर रहे थे, अर्थात इसमें जो भूमिका थी, व्लादिमीर पुतिन यह चाह रहे थे कि यह जो क्या है, बेलारूस रूस का क्या हो जाए, भाग बन जाए। इसकी वजह से थोड़ा सा तनाव जरूर आया है, लेकिन यह जो आंदोलन जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, इसके वजह से फिर से क्या हुआ है, बेलारूस और रूस, अर्थात रूस के जो वहाँ के प्रमुख हैं व्लादिमीर पुतिन, वह फिर से क्या हो गए, नज़दीक आ गए। इसी साल फरवरी के माह में रूस ने सस्ती ऊर्जा के बदले में बेलारूस के समावेशन, अर्थात उसको जो है कि रूस में मिलाने की बात शर्त रखी थी, लेकिन इस बेलारूस ने क्या कर दिया, इसको डिनाई कर दिया और उन्होंने अपना जो है ऊर्जा की आवश्यकता के लिए दूसरे देशों से संपर्क स्थापित कर लिया। तो यहाँ तक तो देखिए, अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि बेलारूस और रूस के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो संबंध अच्छे दिखाई देंगे। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नाजुक दौर में है। और इसी साल जो है कि 25 अप्रैल 2020 को IBRD ने बेलारूस को लगभग $100 मिलियन का उधार एक पैकेज दिया था। अब आपको बताना है कि IBRD है क्या, और इसने क्या किया, लगभग $100 मिलियन का उधार दिया। बेलारूस कोविड-19 के दौरान एक और कारण से चर्चा में बना हुआ था। ये कारण यह था कि बेलारूस एकमात्र यूरोपीय देश था जिसने सोशल डिस्टेंसिंग, अर्थात सामाजिक दूरी जैसे उपायों को कोविड-19 के दौर में नहीं अपनाया। अब देखिए पूरा जो घटनाक्रम है, यहाँ तक आपने बैकग्राउंड समझा। इस बैकग्राउंड में दो चीजें हमने समझा कि रूस के साथ इसके संबंध और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड, किस प्रकार यह देश अस्तित्व में आया। अब समझिए जो वर्तमान घटनाक्रम है, तभी आप इसको जोड़ पाएंगे बैकग्राउंड से। बेलारूस में 9 अगस्त को राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। इस चुनाव को लेकर लोगों, अर्थात यहाँ के लोगों का मानना है कि इसमें भारी अनियमितता हुई है। चुनाव परिणाम में यह घोषणा की गई है कि लुकाशेंको, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनका फोटो मैंने ऊपर आपको दिखाया, लुकाशेंको को 80% मत हासिल हुए हैं। वहीं उनकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी थी वह थी स्वेतलाना तिखानोवस्किया को सिर्फ 10% वोट हासिल हुआ। अर्थात स्वेतलाना तिखानोवस्किया को क्या हुआ है, बुरी तरह से इन्होंने हरा दिया है। यह जो है कि परिणामों में बात की गई है, और इस तरह से लुकाशेंको 6वीं बार क्या हो चुके हैं, यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन क्या हुआ है, जब ये घोषणा हुई, और घोषणा से पहले अगर देखें तो चुनाव से पहले ही, जब यहाँ पे एक चुनाव के बाद जब यहाँ पे एग्जिट पोल आए, तो उसमें भी यही बात कहा गया था कि लुकाशेंको को 80% से अधिक मत मिले हुए हैं, और वहीं पर जो उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं जो है कि तिखानोवस्किया, उनको 7% मत मिले हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो यह तो ठीक था कि लुकाशेंको को 80% से अधिक मत मिले हैं, लेकिन जो उनकी प्रतिद्वंदी थी उनको दिखाया गया लगभग 10%। लेकिन दोनों ही कंडीशन में देखेंगे 7% और 10% में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और इस तरह से लुकाशेंको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा जन समर्थन हासिल है। 80% से अधिक लोगों ने क्या किया है, इन्हें स्वीकार किया। लेकिन यहाँ की बड़ी आबादी का मानना है कि यहाँ की सरकार ने सभी संस्थाओं, चाहे वो चुनाव
आयोग हो यहाँ का, फिर यहाँ का पुलिस हो, यहाँ का मीडिया हो, सब पर कब्जा कर रखा है और अनियमितता अर्थात धांधली के माध्यम से प्रशासन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग इस समय आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का नाम है मार्च फॉर फ्रीडम अर्थात आज़ादी के लिए मार्च। तो मार्च फॉर फ्रीडम अगर आपसे पूछा जाए किस देश से संबंधित है तो आप जिक्र किसका करेंगे? बेलारूस का। इस बार जब चुनाव की घोषणा की गई थी उस समय एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था सियारहे सियानोस्की या फिर इनको सियारहे सिखानोस्की, जो भी आप कहें, इंग्लिश में इनके नाम लिखे हुए हैं। तो सियारहे सियानोस्की जो है ना, इन्होंने कहा कि लुकाशेंको के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे और जैसे ही इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की उसी के साथ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंटी कॉकरोच मूवमेंट। एंटी कॉकरोच मूवमेंट इसलिए क्योंकि ये सरकार को कॉकरोच के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे और यह कह रहे थे कि जिस तरह से कॉकरोच क्या करता है, गंदगी फैलाता है और इधर से उधर जो है कि सामानों को खराब करता है, ठीक इसी तरह से जो वर्तमान सरकार है ये भी कॉकरोच की तरह है। और इन्होंने कहा कि हम एंटी कॉकरोच मूवमेंट चलाते हैं और इनका पूरा जो मोटो था वह था कि यह क्या करेंगे, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जो है कि चुनाव लड़ेंगे। किसके खिलाफ? लुकाशेंको के खिलाफ। और ये व्यक्ति कौन है? सियारहे सियानोस्की। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ी, इन्होंने कहा कि हम करेंगे, जन समर्थन बढ़ाना स्टार्ट किया। इसी बीच क्या हुआ, एक और आंदोलन चला और यह था स्लीपर आंदोलन। स्लीपर मतलब जो पहनने वाला जो चप्पल होता है। तो इसमें कहा गया कि कॉकरोच को हम स्लीपर से मारते हैं, इसलिए जो कॉकरोच के रूप में जो वर्तमान सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो अनियमितता है, उसको भी हम मारेंगे। तो स्लीपर आंदोलन का भी संबंध कहां से? आपके यहीं से। अब हुआ क्या है कि सियारहे सियानोस्की को विदेशी एजेंट बताते हुए मई 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार किए जाने के बाद इनकी जो पत्नी थी स्वेतलाना तिखानोवस्किया, इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की और जब इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो इनको काफी समर्थन मिला। उसके पीछे दो कारण थे। एक तो इनको महिला प्रतिनिधि के रूप में साहस का प्रतीक समझा गया कि ये इतनी साहसी हैं कि इनके पति को जेल में डाला गया तब भी चुनाव लड़ रही, तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी के रूप में इनकी छवि बनी, तो इससे इनको मदद मिली। दूसरा, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा पहले से था, इसकी वजह से इनकी जो रैलियां थीं उनमें अपार समर्थन मिलने लगा और जुलाई माह में इनकी रैलियों में भारी भीड़ होती थी। लेकिन जो 9 अगस्त को मतदान हुआ और उसके बाद जो एग्जिट पोल आया, जो परिणाम आए, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उनको लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले देखिए 9 अगस्त को कुछ और घटनाएं हुई। 9 अगस्त को मतदान के दिन ही क्या हुआ, मिन्स्क जो शहर है, राजधानी शहर, इसमें प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। दोपहर को यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया और शाम को सरकारी टीवी चैनल के माध्यम से लुकाशेंको को 80% से अधिक वोट से विजयी होने की बात की गई। जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था, ठीक उसी प्रकार का यहां पे प्रसारण किया गया और यह दिखा दिया गया कि लुकाशेंको जीत चुके हैं और छठवीं बार क्या हो चुके हैं, वह राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन जो यह प्रतिद्वंदी थी, इन्होंने इसका कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। श्वेतलाना ने कहा यह बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोगों ने खुद कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम चाह ही नहीं रहे, हमने इतना वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ और इस तरह से यहाँ के लोग क्या हो, सड़कों पे उतर आए। अब हो क्या रहा है कि जो 25 साल से सत्ता पर काबिज लुकाशेंको हैं, इनसे लोगों का मोह भंग हो गया और वो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और परिवर्तन की मांग के लिए उन्होंने क्या किया, तो वोटिंग किया था। लेकिन जब परिणाम ऐसा आया तो लोगों ने उनको आंदोलित कर दिया। उनको लगा कि यह तो लोकतंत्र की हत्या है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना। आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते देखते लगभग 6000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया जाएगा, आंदोलन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगी, अशांति भी बढ़ेगी। लेकिन लुकाशेंको ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी तरह से अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कहा है कि यह जो आंदोलन है वो पश्चिम की सरकार और नाटो समर्थित है। तो अब आपको बताना है कि नाटो यहाँ पर क्या है और नाटो इनकी सरकार क्यों गिराना चाहेगा। लेकिन फिर भी नाटो का जिक्र आया तो आपको ये बताना चाहिए या जानना चाहिए कि नाटो क्या है। तो इन्होंने कहा कि यह पश्चिम सरकार अर्थात पश्चिमी यूरोपीय देशों का या फिर नाटो का समर्थन से
ऐसा हो रहा है। और उन्होंने अब क्या किया, रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करके दिखाया। लुकाशेंको के अनुसार जरूरत पड़ने पर वह रूस क्या करेगा, जो है कि रूस के साथ मिलिट्री पैक्ट पर भी हस्ताक्षर कर सकता है। मिलिट्री पैक्ट पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये होगा कि नाटो या किसी अन्य बाहरी देश के द्वारा कोई भी समर्थन या यहाँ के आंदोलनकारियों को अगर दी जाती है तो रूस क्या करेगा, मिलिट्री सहायता प्रोवाइड करवाएगा। ये बात की जा सकती है। अब जो स्वेतलाना है, इन्होंने क्या किया है, लिथुआनिया में शरण लिया है और एक वीडियो के माध्यम से शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहने की मांग यहाँ से लोगों की, और इसके वजह से आज भी वहाँ पर 50,000 से अधिक लोग सड़कों पर हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से यह अशांति बढ़ रही है, आने वाले समय में बेलारूस क्या हो सकता है, गृह युद्ध में फंस सकता है। वहीं जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उन्होंने यूरोपीय संघ की तरफ से कहा है कि बेलारूस में हुए चुनाव के नतीजों को हम मान्यता नहीं देते हैं, और उन्होंने यह बात यूरोपीय संघ की आपातकालीन शिखर बैठक, अर्थात शिखर मतलब कि जो जिसमें सर्वोच्च नेता बैठते हैं, उसकी बैठक के बाद उन्होंने कहा। तो इस तरह से यह पता चलता है कि जो पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं वह बेलारूस की इस चुनी हुई वर्तमान सरकार लुकाशेंको के साथ नहीं है बल्कि आंदोलनकारियों के साथ है। और इसीलिए चांसलर ने कहा कि बेलारूस में पिछले दिन हुए राष्ट्रपति चुनाव ना तो स्वतंत्र थे ना ही निष्पक्ष, इसलिए हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ खड़े हैं, ना कि सरकार के साथ। अब देखिए कि यहाँ पर यह जो तनाव है इतना बढ़ता जा रहा है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर असॉल्ट राइफल लेकर घूमते नजर आए, और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, सेना तैनात कर दिया है। और सेना तैनात करने का मतलब यह है कि यह जो देश है किसी भी समय क्या हो सकता है, गृह युद्ध में प्रवेश कर सकता है। हालांकि पूरा वैश्विक समुदाय इसको लेकर चिंतित है, लेकिन जब तक वहां पे जो है कि राष्ट्रपति जब तक इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे तो शांति की बात नहीं हो सकती। कुल मिलाकर अगर आप इस चीज को समझने का प्रयास करें, सोवियत संघ का एक देश है और उसकी जो उसने अभी जितना भी इंटेंशन दिखाया, उसका मानना यह है कि चूंकि नाटो क्या है, पूंजीवाद समर्थित है, अमेरिका समर्थित है, या पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं उनसे समर्थित है, और इसलिए उनकी सरकार गिराना चाहता है। जबकि हकीकत यह है, यहाँ के लोगों का मानना यह है कि आपने जितना शासन किया वह इनफ था, अब हम आपके हाथों में सत्ता नहीं सौंप सकते। दूसरी चीज, इनकी जो छवि है वह छवि है डिक्टेटर के रूप में, और इन्होंने कहा है कि यह जो भी हमारी छवि है उस पर इनको कोई ऐतराज भी नहीं है। वर्ष 2003 में ये कहते हैं कि तानाशाही का तरीका मेरी विशेषता है और मैं यह बात हमेशा स्वीकार करता हूं। खुद लुकाशेंको यह बात कह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अभी क्या कर रखा है, मीडिया अपने राजनीतिक विरोधियों और सभी को क्या कर रखा है, नियंत्रित। यहां तक कहा जाता है कि इनके जो राजनीतिक विरोधी होते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, कई बार लोगों को गोली भी मार दी जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बेलारूस की यह जो पूरा लोकतंत्र का एक सिंबल था उस पर कहीं ना कहीं दरार आ रही है, और उसके वजह से लोग क्या हैं, कहीं ना कहीं आंदोलित हो गए। यूरोप और पूर्वी सोवियत संघ में बेलारूस ही एक मात्र ऐसा देश है जो अब भी मौत की सजा देता है, और यह जो मौत की सजा देने का प्रावधान है, समीक्षकों का कहना यह है यह इस वजह से किया जाता है जिससे क्या हो, बेलारूस अपने या वहां की जो चुनी हुई सरकार है या जो भी सरकार है उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको मौत की सजा दे सके। तो कुल मिलाकर यह था पूरा बैकग्राउंड कि कैसे यहाँ पर अशांति उत्पन्न हुई, कैसे एक चुनाव ने जो है कि वहां के लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, और वह अपनी सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं भारत चीन तनाव पर आए एक अपडेट पर। आपकी स्क्रीन पर एक मैप है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आप दिल्ली देखिए, उसके बाद जो है कि लेक मानसरोवर एरिया देखिए जो तिब्बत वाले क्षेत्र में है, आप इसको ध्यान से देखिए। और यहीं पे माउंट कैलाश है, तो माउंट कैलाश के जो नॉर्थ वाले भाग में, माउंट कैलाश के दक्षिण वाले भाग में लेक मानसरोवर है। आप इसकी लोकेशन समझ सकते हैं। भारतीय सीमा क्षेत्र में चीन द्वारा बार बार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे तनाव समाप्त नहीं हो पा रहा। हाल ही में सैटेलाइट इमेज से इस बात की जानकारी सामने आई है कि मानसरोवर झील के पास चीन सतह से हवा अर्थात सरफेस टू एयर मिसाइल बेस का निर्माण कर रहा है। जी आपने सही सुना, मानसरोवर झील के पास चीन क्या कर रहा है, सतह से हवा पर मार करने वाले मिसाइल बेस का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा स्थलीय और सैन्य अड्डों का या सड़कों का विकास इस झील वाले क्षेत्र में उसने काफी तेजी
से बढ़ा दिया है। चीन का कहना है वह अपने ऊपर होने वाले खतरों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि समीक्षकों का मानना है कि यह चीन का भारत के खिलाफ युद्ध स्तर की उसकी तैयारी को दिखाता है। ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है, अर्थात यह 100 किलोमीटर दूरी पर ही अगर किया जा रहा है तो यहाँ पर अगर मिसाइल या सिस्टम तैनात किए जाते हैं तो इससे भारत को टारगेट करने का जो चीन का एक मोटो हो सकता है वो पूरा हो सकता है, इसलिए हमारे लिए चिंताजनक है। दूसरी तरफ पीएलए अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो गतिविधियां हैं, अर्थात जो चीनी आर्मी की गतिविधियां हैं वो लीपू लेक के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी काफ़ी बढ़ गई। लीपू लेक वाला एरिया ही वह एरिया है जिधर से होके हम मानसरोवर के लिए अभी हमने सड़क का निर्माण किया है, आपने देखा होगा। तो लीपू लेक का जो क्षेत्र है वहां पर भी क्या हो गया है, यहाँ पर जो गतिविधियां हैं पीएलए की वो बढ़ गई हैं, और लीपू लेक के पास गतिविधियां इस वजह से बढ़ी हैं क्योंकि नेपाल ने क्या किया है, चीन का समर्थन किया है। इस तरह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई प्रकार की गतिविधियों को चीन अंजाम दे रहा है, और जो कि भारत के लिए चिंताजनक है। और भारत के सामने अब प्रश्न ये है कि आखिर सभी क्षेत्रों पर वह चीन का मुकाबला कैसे करेगा, लेकिन भारत की जो क्षमता है वो मजबूत है, तो हर तरह से भारत भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। कई माह से चले आ रहे इस सीमा विवाद में अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आपने कुछ महीने पहले देखा होगा तो जो है कि अमेरिका ने कहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, अर्थात मध्यस्थता करके दोनों में शांति स्थापित करवा सकते हैं। भारत ने इसे अस्वीकार किया और कहा कि नहीं, हम सोवरेन संप्रभु कंट्री हैं, हम अपने मुद्दों को डील करना जानते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब रूस की मंशा दोनों के बीच शांति स्थापित करवाने की हो गई है। नवंबर 2020 में रियाद में G20 की बैठक होने वाली है, और स्वाभाविक है G20 की जब बैठक होगी भारत रूस चीन तीनों क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। तो रूस ये चाहता है कि यहाँ बातचीत करके वह शांति स्थापित करवाए। इस तरह रूस अपने दोनों मित्र अर्थात भारत और चीन को एक साथ क्या कर रहा है, कंट्रोल करने और साधने का प्रयास कर रहा है। भारत और चीन के बीच तनाव रूस के लिए भी चिंताजनक है। रूस के लिए इसलिए चिंताजनक है कि रूस का इस समय जो सबसे बड़ा साझेदार है वो चीन है, लेकिन उसको ये भी पता है कि भारत क्या है, रूस का जो है कि बड़ा हथियार का खरीद करता देश है, अर्थात वो हथियारों के क्या करता है, खरीद करता है। तो अगर सोचिए कि कहीं ऐसा कंडीशन होती है कि तनाव बढ़ता है, तो तनाव बढ़ेगा तो रूस अगर क्या करता है, चीन का थोड़ा सा भी फेवर लेता है, या हमको समय पर जो हमें सैन्य आपूर्ति चाहिए वह नहीं सप्लाई करवाता है, तो भारत क्या होगा, कहीं ना कहीं वो पश्चिमी देशों के संपर्क में जाएगा, अमेरिका के संपर्क में जाएगा, और यह दिखाएगा कि पुतिन अर्थात रूस की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। और इस समय दरअसल क्या है, रूस जो है कि अपनी कई तरह के अंतर विरोधों से गुजर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, और व्लादिमीर पुतिन का जो कद है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहा है जिस तरह से चीन का जो है कि कद उभरा है। तो ऐसे में जो है कि व्लादिमीर पुतिन कई तरीके से यह चाहते हैं कि वह कुछ ऐसा करें जिसके माध्यम से उनका जो प्रभुत्व है, उनकी जो पहचान है वो थोड़ा सा मजबूत हो। लेकिन इसी बीच अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने भारत से कहा है कि वह रूस से के भारत चीन के तनाव के बीच मध्यस्थता ना बनने दें। अर्थात मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस को भारत और चीन अपने बीच मध्यस्थ ना बनने दें, और खासकर उन्होंने भारत से यह बात कहा है। इस समय जो है कि मार्को रूबियो क्या है, सीनेट सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के भी ये क्या है, सदस्य हैं। इनका जो कद है वह अमेरिकी विदेश नीतियों को वो प्रभावित करने या उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहा है कि भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि वो रूस को क्या करना दे, मध्यस्थ ना बनने दे। इन्होंने ये जो पूरा विचार है यह एशियन रिव्यू में लिखे अपने एक लेख के माध्यम से प्रकट किया है। मार्को रूबियो को मानना है कि पुतिन इस समय एक कमजोर शासक हैं, और भारत चीन के मध्यस्थता के माध्यम से वो सिर्फ अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, ना कि वह शांति स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि मार्को रूबियो का ये जो विचार है, स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण इसलिए हम कहेंगे क्योंकि है क्या कि पहले अमेरिका ने भी सिर्फ इसी तरह की बात की थी कि हम मध्यस्थता करवाने चाहते हैं, तब उन्होंने नहीं कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, एक प्रकार का ऐसा प्रयास है जिसका फायदा वह चुनाव में लेना चाहते हैं। खैर, रूबियो का मानना है कि यदि भारत तैयार भी हो जाता है, ये पॉइंट इनका ठीक है कि भारत यदि यह मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार भी हो जाता है और इससे शांति भी स्थापित हो जाती है, तो भी ये शांति लंबे समय तक स्थापित
स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीन जो है कि वह अपनी जो अतिक्रमण की गतिविधियां हैं उन पर लगाम नहीं लगाएगा, और इस तरह से रूस को जो मध्यस्थ बनाने का जो लाभ मिलना चाहिए था भारत को, वह नहीं मिल पाएगा। अभी जो पूरी गतिविधियां हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं? मानसरोवर झील के पास। तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित झील है, जिसे हिंदू बौद्ध धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। इस झील का टोटल जो विस्तार है लगभग 320 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत और राक्षस ताल है। यह जो समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी जो औसत गहराई है 90 मीटर। कुल मिलाकर भारत के सामने अब प्रश्न ये है कि आखिर वह जो है कि किस तरह से अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ साधेगा। कारण ये है कि यदि वह रूस को क्या करता, मध्यस्थ बनाता है, तो फिर अमेरिका कहेगा कि आपने हमारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, अगर वो मध्यस्थ बनाकर शांति स्थापित अगर होने की संभावना है, तो भारत को इसमें क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह जो अपडेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।